हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो एनडीए की तैयारी चालू कर दी होगी सबने, करी नहीं करी। सेकेंड एग्जाम जो है एनडीए का फॉर द ईयर 2023 कब है? 3 सितंबर को है कि नहीं है? सबको पता है कि नहीं पता इस बारे में? बिल्कुल फॉर्म फिल कर दिए होंगे। फॉर्म फिल कर दिए होंगे। 6 तारीख लास्ट डेट थी। 6 तारीख लास्ट डेट के बाद में तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो हमें पढ़ना चालू करना ही पड़ेगा। 3 महीने भी नहीं बचे अपने पास। लेस देन 3 मंथ्स वी हैव, जिसमें कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन के अलावा हमें और क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें सिलेबस कंप्लीशन के अलावा रिवीजन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे साइंस का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। साइंस के पोर्शन में आज हम लोग चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री का जो वेटेज रहेगा 400 नंबर में से वो रहेगा 15%, जो है 400 का 15% आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। इस बार के नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं इस चीज के लिए। 15% मतलब कि लगभग 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आपके पास में रहेगी। आई नहीं आई बात समझ में? तो अगर 60 मार्क्स की रहेगी तो एक्सपेक्टेड है कि 14-15 क्वेश्चंस हम लोगों को केमिस्ट्री से मिलेंगे इसके अंदर। किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। कहाँ से पढ़ सकते हैं, किन बुक्स को रेफर किया जाए? एनसीईआरटी हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाना चाह रहा है, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे आप सीएससी लेवल तक के एग्जाम तक के लिए ले लीजिए, आपको हमेशा यही प्रेफर किया जाएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी बिल्कुल आपका स्टार्टिंग लाइन है, जहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। आपको एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी है। क्लास 9th क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना चालू करिए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली हो जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो। अदर देन दैट, अगर हमारे पास में कुछ एक आध टॉपिक्स ऐसे हैं यहाँ पे जो कि 9th और 10th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उन टॉपिक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं आगे इसके अंदर, तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि 11th-12th की एनसीईआरटी के, वो तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एक वर्कबुक प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक दे देता है, और एनसीईआरटी ही आपको एक वर्कबुक देता है जो कि आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। किस नाम से आती है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से आती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आपको फोकस करना चाहिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, इन डिटेल मिल जाएगा। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, भाई हमारे सराउंडिंग में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो जो चेंजेस आ रहे हैं, मैटर के आपस में रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जिस टाइप का जो भी चेंज आया है वो कैसा चेंज होगा, एक फिजिकल चेंज होगा या वो एक केमिकल चेंज होगा, किन बेसिस पे हम लोग उनको डिसाइड कर सकते हैं? देखिए जरा, हमने कहा कि अगर मेरे पास में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, इफ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वो एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग वाटर को फ्रीज करते हैं तो है तो वाटर ही, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन गया है, तो वो कैसा रहेगा? एक फिजिकल चेंज होगा। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे भी तो आपको H2O ही मिलेगा, वाटर ही तो है। दैट मीन्स वो एक फिजिकल चेंज है, सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, किसी प्रकार का कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में नए सब्सटेंस के बनने के चांसेस रहेंगे। नया सब्सटेंस बनेगा तभी हम उसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं। जैसे कभी भी कोई मेटल अगर किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो अपना सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इसका मतलब कि ये मेरे पास में कैसा चेंज हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। जैसे आयरन की रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, आयरन को जब जंग लगता है, ये कैसा चेंज है? एक आपका केमिकल चेंज है। तो आपके पास में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो आपके पास कैसा चेंज रहेगा बेटा? दैट विल बी अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज हमारे पास में फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी रहते हैं, ये परमानेंट चेंजेस रहते हैं। हम रस्ट से वापस रिवर्स
थोड़ी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। टेम्परेरी चेंजेस का मतलब क्या हुआ, हम वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, रिवर्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल है तो फिजिकल है, इरिवर्सिबल है तो आपके पास में केमिकल चेंज कहलाएगा। फिजिकल चेंजेस के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या फिर किसी प्रकार की कोई एनर्जी का चेंजेस नहीं आता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के वेरिएशंस आएंगे, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ ये आपका सब्लिमेशन हो गया या फिर फ्यूजन हो गया। सो जितनी भी आपके पास में ये वेरिएशंस हैं, एक कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशंस आएंगे आपके इसके अंदर, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड का टूटना या बनना नहीं होता है। तो जब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड बनेगा नहीं, इस कंडीशन में हमारे पास में किसी प्रकार की एनर्जी लिबरेट नहीं होगी या फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी। सेकंड केस अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देयर विल बी फॉर द केमिकल चेंजेस नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है, पुराने बॉन्ड्स का टूटना है। तो कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे अपने पास में एनर्जी का लिबरेशन रहेगा या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आप और क्वेश्चंस पे जाइए, बुक्स कोई भी रेफर करिए, एग्जाम्पलर से सॉल्व करिए, या फिर अगर आपको सारे चैप्टर्स एक साथ एक पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के स्पेसिफिकली एक साथ चाहिए तो आप पाथफाइंडर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज हमारे पास में आता है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू केमिकल चेंज, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कोई केमिकल चेंज थोड़ी हो रहा है, उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या फिर जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है कॉपर वायर से, क्या कॉपर वायर कुछ और सब्सटेंस में चेंज हो गया, नहीं हुआ है। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट जो कि पास होती है अगर NaCl एक्वा सोल्यूशन से, NaCl एक्वा सोल्यूशन मतलब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर, अगर हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो अपने पास में कोई भी केमिकल चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लास 10th का NaCl का ब्राइन सोल्यूशन का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रोसेस, चैप्टर नंबर 2 ABS क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस, डिटेल्ड है NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस का, पर उतना डिटेल यहाँ पे पूछा नहीं गया है। यहाँ पे सिंपल बोला है अगर हम किसी भी सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए उस सोल्यूशन में प्रेजेंट कंपाउंड के बॉन्ड्स टूटते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास में, ओनली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? Which of the following processes are responsible for the chemical changes? Electrolysis अभी हमने पढ़ा, electrolysis हो रहा है नहीं हो रहा है, सब्लिमेशन नहीं हो सकता, corrosion अभी हमने बताया, रस्टिंग, corrosion ये क्या है आपके पास में, that is a process जिसमें कि अपने पास में कैसा changes रहेंगे, chemical changes रहेंगे। decomposition of any matter टूटना, ये आपका कैसा रहेगा, एक chemical change रहेगा। तो अपने पास में 3 ऑप्शंस हैं, तो अपने पास क्या ऑप्शन हो गया, D is the correct option। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है। तो कर्डलिंग इज अ केमिकल चेंज, या फ्रूट्स का राइपन होना इज अ केमिकल चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपराइजेशन, वाटर लिक्विड से स्टीम में जा रहा है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। वी हैव बर्निंग ऑफ कोल, दैट इज अ केमिकल चेंज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो CO2 का फॉर्मेशन करेगा, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन एज दे आर आस्किंग नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन, a sample of carbon dioxide that undergoes a transformation from solid to liquid and then to gases would undergo, मास के अंदर हम बोलते ही नहीं है भाई, हमारे पास में किसी प्रकार का कोई मास का चेंजेस नहीं आएगा, कॉम्पोजिशन CO2 ही रहेगा, सिर्फ उसकी स्टेट्स में बदलाव आया है, कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई कॉम्पोजिशन में डिफरेंस नहीं आएगा। क्या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस आया, मास वगैरह पे हम लोग किसी चीज़ में नहीं बोलेंगे, बट येस डेंसिटी के अंदर चेंज आएगा ही आएगा। हमें पता है सॉलिड्स आर डेंस, मोस्ट डेंस मटेरियल्स, फिर अपने पास में लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स से कम होती है और गैसेस की जो डेंसिटी वो सबसे कम होती है। दैट मीन्स मेरे पास में किस में चेंज आया, चेंज इन द डेंसिटी। तो हमें क्या पता है कि गैसेस की डेंसिटी मिनिमम रहती है, फिर लिक्विड और हाईएस्ट जो डेंसिटी रहती है वो किसकी रहती है,
सॉलिड्स की रहती है। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, अगेन दे आर आस्किंग नॉट अ केमिकल चेंज, बच्चे इसी चीज को कई बार मिस कर जाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कर्लिंग ऑफ मिल्क, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ये हमारे पास में केमिकल है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है, कर्लिंग ऑफ मिल्क भी केमिकल चेंज है, मतलब ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। और इसमें इन्होंने इवेपोरेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन दे दिया है, दैट इज द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यस ऑब्वियसली दैट इज अ फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, वाटर का कंपोजिशन तो सेम ही है ना। हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस रिजल्ट इन, अगर हम हीट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो सिर्फ हीट करने से हमने ये थोड़ी बोला है कि भाई हमने उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया है या हमने कोई नया सब्सटेंस बना दिया है। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को, दो डिफरेंट कंपाउंड्स को हीट कर रहे हैं, तब जाके हो सकता है वो कोई एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा हो, जो कि अपने पास में रिवर्सिबल पॉसिबल ना हो। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, वाटर को हीट करते हैं तो नया सब्सटेंस थोड़ी बनता है, नहीं बनता। So both of the things are possible, not necessary it's a physical change, not necessary it's a chemical change, that could be a physical or a chemical change, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कुछ और क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना है, इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप लोग होते जाएंगे। एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, तो जिस हिसाब से आप लोग ये करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका ब्रेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन इवॉल्व होता जाएगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। और तभी आपको यही बोला जाता है कि जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप दे सकते हैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आपको देने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, टिल देन थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में लेके आऊंगी मैटर का, विच विल बी कंसिस्टिंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अलावा वी विल बी हैविंग कि भाई मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो और उनके क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।